हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम पोल के अंदर। मेरा नाम रोहित है और मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री डोमेन। तो चलिए आज हम जो देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि भाई शॉर्ट जो है थोड़ा सा हम कवर करेंगे किसको, अपने सीयूटी के सिलेबस को, और साथ के साथ हम हिस्ट्री के सिलेबस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम सीयूटी के साथ। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले बच्चों, इसमें सिलेबस कवर करेंगे, एग्जाम डेट्स कवर करेंगे और साथ के साथ एग्जाम पैटर्न भी कवर करेंगे आपका। देखिए पहले हम जानते हैं व्हाट इज CUET। ओके, नाउ द CUT इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेज इन द इंडिया। CUT क्या करता है बच्चों, CUT आपको एंट्रेंस दिलाता है या फिर एंट्री दिलाता है किसी आपके मनपसंद कॉलेज में, मनपसंद यूनिवर्सिटी में, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। ठीक है, CUT एक एग्जाम है जो हर एक यूनिवर्सिटी का कॉमन होता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे और भी कोई यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, जो आपको पसंद हो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं ये एग्जाम क्लियर करने के बाद। चलिए अब यहाँ आता है बच्चों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इसका CUT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या है, कैसे हम इसमें एंटर कर सकते हैं, किस बेसिस पे हम एग्जाम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है बच्चों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शुड हैव पास +2। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है हमें इसमें एग्जाम देने के लिए +2 हमारा क्लियर होना चाहिए। जो आप 12th के एग्जाम देंगे वो आपके प्रॉपर तरीके से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं बैक आ गई या फिर कुछ इश्यूज की वजह से आप रह गए तो आप उसको CUT के फॉर्म को फिल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उससे पहले आपको +2 क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और इक्विवेलेंट एग्जाम और आर करंटली अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम CBSE, ICSE और एनी अदर बोर्ड। इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बोर्ड से हो। बहुत बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर मैं CBSE बोर्ड से नहीं हूँ, मैं ICSE बोर्ड से नहीं हूँ, मैं किसी और स्टेट बोर्ड से हूँ, तो क्या हम इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, पेपर के लिए अपेयर कर सकते हैं या नहीं। तो बच्चों बिल्कुल 110% आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, CBSE, ICSE या फिर एनी अदर बोर्ड, यानी कि किसी भी स्टेट बोर्ड से आप होंगे तो आप इस एग्जाम में आराम से बैठ सकते हैं, आराम से इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो आप कहीं भी लेना चाहते हो, DO हो, JNU हो, BHU हो, जहां आपका दिल चाहे वहां आप ले सकते हैं। सेकंड थिंग इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है बट लुक इफ देयर आर एनी क्राइटेरिया फॉर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस यू डिजायर एडमिशन। चलो अब इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब बच्चों ये कह रहा है कि भाई ठीक है, एक हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई CUT वो बच्चा दे सकता है जो 12th क्लियर है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आया। लेकिन अब क्या होता है बच्चों, हर यूनिवर्सिटी का, या फिर हम ये कहें कि जैसे मान के चलो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, टॉप लेवल कॉलेजेस भी हैं, उसके नीचे नीचे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, होता क्या है कि हर कॉलेज का अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हंसराज कॉलेज है, मान के चलो आप हंसराज कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है कि भाई ये कॉलेज कहता है कि भाई हमारे कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके CUET एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 65% मार्क्स आप उसमें लाओगे, तभी हम आपको एडमिशन देंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई चलो CUET का अपना एक क्राइटेरिया है कि आप 12th पास हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। वहीं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और आप किसी भी कॉलेज में जाके बैठ गए या फिर आप एडमिशन के लिए चले गए, ऐसा नहीं है। होता क्या है, आपने एग्जाम दिया CUET का, CUET में भाई आपको पता है 12th क्लियर हो, आप आराम से एग्जाम दिया, CUET आपका क्लियर भी हो गया। लेकिन वहीं आपके मार्क्स आ गए बच्चों, कितने मार्क्स आए CUET में, सपोज करते हैं हम CUET में आपके मार्क्स आए 55%। ठीक है, बट वहीं आप कह रहे हैं कि हमें हंसराज कॉलेज चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन
हंसराज कॉलेज क्या कहता है कि भाई मैं अपने कॉलेज में एंट्रेंस या फिर एंट्री आपको तभी दूंगा जब आपके CUET के अंदर 65 मार्क्स आएंगे, लेकिन आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स है 55%, ठीक है। तो आप उस टाइम पर एलिजिबल नहीं होंगे, किस लिए, हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है उस टाइम पर, ठीक है। उस टाइम पर आप हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कब होंगे, जब आप CUET के अंदर बच्चे 65% मार्क्स स्कोर करेंगे, तब आप वहां पे आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट ऐसा रखिएगा कि आप टॉप से टॉप कॉलेजेस में आराम से एडमिशन ले सकें। और उससे पहले जब भी आप अपना एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे, अब हम शुरू करने वाले हैं, तो जब भी आप फॉर्म देखेंगे या फिर क्राइटेरिया देखेंगे, तो प्लीज हर एक कॉलेज का, जिस कॉलेज में आपको जाना है उसका क्राइटेरिया जरूर चेक करिएगा कि वो पर्टिकुलर कॉलेज कितनी परसेंटेज आपसे मांग रहा है, ठीक है। क्योंकि उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। जैसे अगर ये 65 मांग रहा है तो कम से कम हमें 75% या फिर अबव, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई हम तो 100% आएगी जो है अपनी तैयारी लेके चलेंगे, बट उसमें क्या है कि भाई 100% लेके चलोगे तो इतना तो आएगा ही आएगा आराम से, ठीक है। अब आप सोच रहे हो भाई मेरे को तो 65% मांग रहा है हंसराज और मैं 65% की तैयारी करूंगा, ठीक है, तो तब तो भैया आपको इतने भी नहीं आने के, समझ रहे हो बात को। तो कोशिश ये करो कि 100% की तैयारी करो, जिससे कि इतने तो आप स्कोर कर लो और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में जाके प्रॉपर एडमिशन ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों आपका क्या, आगे आता है बच्चों आपको बेसिक डिटेल। अब बेसिक डिटेल किसकी है, ये बेसिक डिटेल है CUET की, ठीक है। CUET में क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि कंडक्टेड बाय NTA। अब CUET को कंडक्ट कौन कराता है, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा दिया है, पर्टिकुलर कॉलेज कंडक्ट करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे कौन कंडक्ट कराता है, इसे कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम है इसका। क्या नाम है बच्चों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। होता क्या है, ये मैंने आपको क्यों बताया, इसका बताने का एक कारण ये है कि भाई कई बार क्या होता है जनरल अवेयरनेस के जो हमारे क्वेश्चंस है उसमें करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है। बाकी आपकी जनरल नॉलेज चेक करी जाती है, तो हो सकता है क्या पता वो यही पूछ ले और आपको ना पता हो तो क्या बताओगे, ठीक है। तो NTA इसको कंडक्ट कराता है और NTA होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक। दूसरी चीज इसमें है एग्जाम मोड। क्या रहेगा बच्चों, हमारा एग्जाम मोड रहेगा हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। वहां पे कोई आपको रिटर्न नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम तो होता ही होता है, लेकिन अगर जैसे आपको सॉल्यूशन करना है, मैथ के सॉल्यूशन है किसी और के हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर पेज दिया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि खाली कंप्यूटर दे दिया जाएगा और आपको सब उसी पे करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपके MCQ टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे बच्चों, हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे MCQ टाइप, ठीक। MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अब MCQ टाइप क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक। इस ये जो है ये फॉर्मेट रहेगा आपके पेपर का, ठीक, कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, दूसरा MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है बच्चों मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। मार्किंग स्कीम है बच्चों कि करेक्ट आंसर के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। वहीं अगर आपने रॉन्ग आंसर कर दिया तो आपको डिडक्ट हो जाएंगे 1 मार्क्स। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि गलत आंसर करने पे आपको सिर्फ एक मार्क कटेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे मैं आपको लेके चलूं कि मान के चलो एक बच्चा है, उसने क्या करा, उसने एक आंसर लिखा, आंसर पे टिक कर दिया। भाई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से उसने एक ऑप्शन पर टिक कर दिया। टिक कर दिया तो क्या हुआ, उसको वो पता चला वो आंसर गलत है, ठीक। जब वो चेकिंग के लिए गया पेपर तो पता चला आंसर गलत है। अब क्या हुआ, भाई जो सही आंसर था उसको 5 नंबर तो मिल गए, वहीं जो उसने दूसरा आंसर टिक करा था वो क्या करा था, वो टिक गलत हो गया था, लेकिन वो नंबर कितने का था, मतलब जो क्वेश्चन था, जो गलत क्वेश्चन उसने टिक करा वो कितने नंबर का था, वो भी 5 नंबर का था, वो भी 5 नंबर का था। लेकिन हुआ क्या, भाई उसने ये क्वेश्चन कर दिया गलत, ये क्वेश्चन कर दिया गलत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जहां पे उसने गलत कर दिया है, तो अब क्या होगा, इसमें ये 5 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे बच्चे आपके, ये 5 नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे।
लेकिन जो सही क्वेश्चन करा था ना उसके भी -1 हो जाएंगे, यानी कि आपको करेक्ट जो क्वेश्चन करा यानी कि करेक्ट जो आपने आंसर दिया उस पर आपको 5 नंबर ना मिलके 4 नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि भाई मान के चलो आपने 5 नंबर का एक क्वेश्चन करा, वहीं दूसरा क्वेश्चन करा वो भी 5 नंबर का था, लेकिन क्या हुआ आपने ये क्वेश्चन कर दिया गलत। सही आंसर लेने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर देने पे आपको 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो 1 नंबर जो माइनस होगा ना बच्चे, वो माइनस होगा आपके सही क्वेश्चन में से। ठीक है, ये 5 नंबर तो गए गए आपके, साथ में सही क्वेश्चन में से 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप आंसर दें बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से आंसर दें। ये कोई थ्योरी लिखने वाला पेपर नहीं है कि जिसमें आप लिखते चले जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपके रिटर्न बेसिस पे। ये पेपर है आपके अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के एक टिक करेक्ट करना है, या फिर कंप्यूटर में आपको अपने सर्वर के थ्रू उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो वो एक जो आप टिक करेंगे वही सही माना जाएगा, वही गलत माना जाएगा, जो भी आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, तो इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा अपने पेपर के अंदर। ये बात समझ आ गई। कंडक्ट कराता है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और तीसरा मैंने आपको मार्किंग स्कीम समझा दी कि भाई सही आंसर पे 5 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर पे 5 नंबर तो कटेंगे कटेंगे, साथ में सही आंसर में से 1 नंबर कटेगा। ठीक है, फिर आते हैं आपको बच्चों एग्जाम डेट्स पे। ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत हम धीरे धीरे उनकी तरफ सीयूईटी के एग्जाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज फोकस बनाए रखिएगा, रेगुलर क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, कब है ये एग्जाम की डेट पहले आ चुकी है, ये है मई 21 से लेके मई 31 2024 के बीच में एग्जाम आपके होने वाले हैं। इनमें से किसी एक डेट को आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा है ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म कब होंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी बच्चों आपकी 9 फरवरी को। ठीक है, और चलेगी आपकी 30 फरवरी तक, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मान के चलो तो 1 से 1.5 महीना, या फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है 2 महीने के नियर अबाउट चलेगी। ठीक, तो इसमें क्या है बच्चों आपका 9 फरवरी से लेकर 30 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये वेट मत करिएगा कि भाई मैं जो है ना 30 तारीख का इंतजार करता हूँ और 30 तारीख को आराम से भर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत रहिएगा, ये एक तरह का वहम है। अगर आपसे कोई कहता भी कि आराम से भाई आराम से भर लेंगे, हमें तो अभी वेट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम पड़ा, अभी तो भर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 तारीख को क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे डेट नजदीक आती रहती है ना, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट नजदीक आती रहती है, तो इनकी जो साइट होती है, जो वेबसाइट होती है, वो डाउन चली जाती है। ठीक है, वो डाउन चली जाती है तो क्या होता है, फॉर्म फिल नहीं करा जाता। अगर फॉर्म फिल भी हो जाता है तो फीस नहीं भरी जाती। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती हैं लास्ट डेट्स पे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अपना जो फॉर्म भरे वो 9 फेब से स्टार्ट कर दे और नियर अबाउट 20 फेब या फिर 5 मार्च तक कंप्लीट कर दें उस फॉर्म को, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन फॉर्म भरिएगा बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, अपना नाम एड्रेस वगैरह सारी चीज, अपनी प्रेफरेंस जो है कॉलेज की बहुत अच्छे से भरिएगा, जिससे कि कोई भी आपको फ्यूचर में दिक्कत फेस ना करनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब करेक्शन का क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे हमने गलती कर दी, 9 फरवरी से 30 मार्च के बीच हमने क्या करा, फॉर्म भरा, लेकिन उस फॉर्म में एक गलती हो गई। ये चीज हमें बाद में पता चली जब फाइनल सबमिशन हो गया फॉर्म का। अब क्या होता है, अब जो ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि भाई 1 तारीख से लेके आपको 3 तारीख तक के बीच का टाइम देंगे। उस टाइम में आपको क्या करना है, अगर बाय चांस आपने फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है बाय चांस, तो आपको ये टाइम देंगे कि भाई आपको 2 दिन के 3 दिन का टाइम दे रहे हैं हम, इसके बीच में आप अपनी जो भी गलती करी है उसको सुधार लीजिए फॉर्म के अंदर। तो आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, इसके अंदर आपकी जो भी करेक्शन हो, कोशिश ये करिएगा कोई करेक्शन ना हो। पहली बार जब आप फॉर्म भरें तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से उस फॉर्म को भरें। ठीक है, इसकी नौबत ही ना आए, इन 3 दिनों की नौबत ही ना आए। ठीक है, ऐसा लेके चलिएगा। और अगर 1% ऐसा कुछ हो भी जाता है तो 3 दिन आपको मिलेंगे, इसके बीच में आप अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जाम। अब क्या है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जाम का मतलब है बेटा, जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी सिटी से, किसी भी स्टेट से, किसी भी सिटी से भर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 30 तारीख को फॉर्म फिल करना बंद हो जाएगा। 3 अप्रैल तक ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर होंगी तो, उम्मीद है कि नहीं होंगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको ठीक 1 महीने बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, 14 मई को क्या होगा, आपका एग्जाम सिटी बता दिया जाएगा। मान के चलिए आप किसी दूर स्टेट से भर रहे हैं और आपका एग्जाम कहीं दूर है, मान के चलो हम दिल्ली में खड़े हैं इस टाइम पर। ठीक है,
दिल्ली से अगर हम फॉर्म भरते हैं और हमारा कोई जो एग्जाम सिटी है वो दे देते हैं ये लोग कहाँ पे, या फिर छत्तीसगढ़ दे देते हैं या फिर कहीं और दे देते हैं, इतना दूर वैसे नहीं देते, कोशिश करते हैं पास में ही दें आपके। लेकिन अगर बाई चांस कहीं दूर भी दे देते हैं तो ये आपको 14 मई को कंफर्म कर देंगे कि हाँ 14 मई को आपकी ये सिटी आ गई है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेन टिकट्स हैं, बस टिकट्स हैं या फ्लाइट टिकट्स हैं आप अपनी बुक कर लीजिए और उस सिटी पे, उस सेंटर पे ऑन टाइम आप पहुंच जाइए। 14 मई को आपको बता देंगे। पेपर कब होगा? पेपर होगा बच्चों 21 मई को, तो ये 14 मई को आपको पहले ही बता देंगे कि आपकी ये सिटी है, एग्जाम की सिटी, आप पहले ही प्रिपेयर होकर चलिएगा। फिर आता है आपका डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। ठीक है जी, सिटी बता दी। अब डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड कब होगा? एडमिट कार्ड कब मिलेगा हमें एग्जाम का? तो एग्जाम का एडमिट कार्ड कब मिलेगा बच्चों? मान के चलो 9 फरवरी से लेके 30 फरवरी तक, सॉरी 21 मई से लेके 31 मई तक आपका एग्जाम है। तो मान के चलो आपका एग्जाम 21 मई को है, ठीक है, कब है? 21 मई को एग्जाम है। तो उसके 3 दिन पहले ही, 3 दिन पहले का मतलब है 17-18 के नियर अबाउट आपका जो है एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? एडमिट कार्ड आपको कब मिल जाएगा? इसका 18 या फिर 19 के आसपास आपको, ठीक है, या हो सकता है 17 में ही आ जाए, तो इसके नियर अबाउट आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा आराम से सारी चीज, ठीक। ये थी डिटेल। डेट है हमारी 21 से 31 मई। एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे 9 फरवरी से 30 मार्च लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द एग्जाम फी 30 मार्च को कर दीजिएगा, उससे पहले ही कर दीजिएगा। 30 मार्च तक बहुत इशू हो जाते हैं, साइट वगैरह डाउन रहने का दिक्कत रहती है, ठीक है। फिर आता है आपका करेक्शन कब करेंगे? करेक्शन 1 से लेके 3 तक कोशिश करिएगा कि भाई ना हो करेक्शन, अच्छे से फॉर्म आप पहले ही फिल कर लें, और अगर होती भी है तो 1 से लेके 3 तक आपको टाइम मिलेगा। फिर आता है आपका सिटी का बताई जाएगी, सिटी बताई जाएगी आपको 14 मई को 2024 में। फिर आपको बता दिया जाएगा डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड का बता दिया जाएगा बच्चे। 3 दिन पहले आपको डाउनलोड करना है, जो भी आपकी डेट होगी उससे, कोई भी डेट हो, 25 हो तो उससे पहले कर लेना, 24 हो तो उससे 3 दिन पहले कर लेना, ठीक है, अपनी डेट के अकॉर्डिंग। डेट आपकी कब बता दी जाएगी? डेट आपको एग्जाम सिटी के साथ ही बता दी जाएगी। जब आपको एग्जाम सिटी कंफर्म करेंगे वो लोग कि भाई ये आपकी एग्जाम सिटी है, उसके साथ ही आपको डेट भी बता देंगे कि इस डेट को आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो उससे 3 दिन पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों, अब देखते हैं पैटर्न। पैटर्न किसका? सीयूईटी का क्या पैटर्न है, कैसे ये इसमें मतलब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, क्या 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 सेक्शन आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें पहला सेक्शन बनता है बच्चों आपका सेक्शन 1A, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज का सेक्शन। इसमें आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो इसमें 33 लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 33 लैंग्वेजेस है। यहाँ पे मैंने पूरी नहीं लिखी हुई है अभी, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती वगैरह, ठीक। ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, आपको जो भी लैंग्वेज में भी आप परफेक्ट हैं, ठीक है। जनरली बच्चे यहाँ पे इंग्लिश चूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक, मैंने पूरी नहीं लिखी है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। दोनों मिला के 33 लैंग्वेजेस है। ये आता है सेक्शन 1B, कोई बाहर का बच्चा है तो उसके लिए ये मिल जाती है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगी। जनरली बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश, वो क्या प्रेफर करते हैं आपको? इंग्लिश और हिंदी, हिंदी प्रेफर करते हैं, ठीक है। हिंदी प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। अब आता है आपका मेन। मेन सेक्शन कौन सा है आपका? सेक्शन 2 है मेन। इसमें क्या है? इसमें आपके मेन डोमेन्स दे रखे हैं। मेन डोमेन्स यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट जो आप लेना पसंद करेंगे वो सारे सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। आप अपने जो भी आप स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, जिस भी आप स्ट्रीम से हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जिस भी आप स्ट्रीम से हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म, ये सारी प्रोसेस जो है ये फॉर्म भरते टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो आराम से बैठ के, तसल्ली से बैठ के फॉर्म भरिएगा, अपने अकॉर्डिंग सब चीज चूज करिएगा, ठीक है। मान के चलो कि भाई हम आर्ट सेक्शन की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज आ जाती हैं, ठीक है। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी आप लेना चाहते हैं सब्जेक्ट, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं या फिर जो भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इस चीज को चूज कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मान के चलो हमें आर्ट्स डोमेन लेना है, आर्ट्स, सॉरी आर्ट्स के हम स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्ट्स डोमेन की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है बच्चों? आपका आ जाता है आपका इंग्लिश आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मास मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं या फिर पढ़े भी होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा आर्ट्स का डोमेन है, आर्ट सब्जेक्ट का डोमेन है। लेकिन और भी है,
जरूर सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा बहुत हैं। आप जब चेक करेंगे प्रॉपर, जब आप क्राइटेरिया पढ़ेंगे उसमें आपको सब प्रॉपर पूरा डिटेल में आराम से देखने को मिल जाएगा। ये शॉर्ट व्यू में आपको दे रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं आर्ट्स के अंदर। चलिए ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बच्चे अब आते हैं हम अपने मेन चीज पे, जो कि मैं बताने वाला हूं आपको किसके बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं हिस्ट्री की क्लास लूंगा, हिस्ट्री की क्लास आपके लेने वाला हूं, तो मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ आपको। अब हिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। हिस्ट्री पहली बात तो हमें देखने को मिल रही है आपके किसके अंदर, आपके बच्चे देखने को मिल रही है हमें जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। ये देखने को मिल रही है हमें जनरल अवेयरनेस के अंदर। दूसरा मेन डोमेन में तो है ही हिस्ट्री, इसमें आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट में है। जिसको भी हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह लेना है वो उसके लिए मेन डोमेन सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस में हमें हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या फिर कितनी वेटेज रहती है, ये भी बहुत जरूरी है। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर बच्चे आपको देखने को मिलते हैं टोटल, इसका अगर मैं बताऊं तो आपको 15.8% का आपका वेटेज रहता है किसके अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर रहता है, जनरल अवेयरनेस के अंदर रहता है बच्चों आपका किसका, हिस्ट्री का, ठीक है। 15.8 का वेटेज रहता है। अब 15.8 की बात करें तो क्वेश्चंस कितने को देखने को मिलेंगे हमें, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको मोटा मोटा अगर हम लगा के चलें तो मैक्स टू मैक्स मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है वो 5 भी दे दे, कुछ नहीं पता, ठीक है। इतने तो क्वेश्चन आपको 3 4 5 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर आपको, ठीक है। अब बात आती है, भी कई बच्चे कहते हैं सर 3 4 क्वेश्चन जो है क्या हो गया, छोड़ो ना, पढ़े ना पढ़े एक ही बात है। लेकिन नहीं बच्चे, क्या है, 3 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये 3 4 क्वेश्चन सिर्फ 1 2 मार्क्स से नहीं है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो भाई बहुत हैवी वाली चीज हो जाती है, तो इसको आप ढंग से कवर करके रखिएगा, ढंग से कवर करके चलिएगा अपने साथ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको अच्छा कॉलेज भी दिला सकता है, अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है सीयूईटी के अंदर। अब आते हैं हम अपने मेन डोमेन पे। अब मेन डोमेन क्या है, मेन डोमेन आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है। मान के चलो आपको बीए करना है या बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है, ठीक है, वहां पे आपका मेन डोमेन हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अब 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 50 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको करने हैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। ये जो आपको ये देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चे वहां पे अटेम्प्ट, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 50 में 40 आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे से आते हैं, ठीक। अब इसका क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगा। अगर हम वेटेज की बात करें तो बच्चे एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5 मार्क्स का और 40 क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका रहने वाला है टोटल 200 मार्क्स का पेपर आपका डोमेन का रहेगा, ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 40 करने हैं, 40 का आपका 200 का वेटेज रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें कवर कर सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। वहीं जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका 15.8 का वेटेज है, 3 से 4 4 से 5 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर हम ये आपको लेके चलेंगे इस क्लास के अंदर, प्रॉपर मेन डोमेन भी पढ़ाएंगे, जनरल अवेयरनेस की भी तैयारी करवाएंगे, सारी तैयारी इसी क्लास के अंदर हम कराते चलेंगे आपको धीरे धीरे। लेकिन एक बात है बच्चों की, भाई रेगुलर होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी चीज को करते हैं तो उसको अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलरिटी बनी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। भाई कई बार क्या होता है कि ठीक है पढ़ने बैठ गए, अब भाई पढ़ने के बाद क्या हो रहा है, चलो यार थोड़ी देर खेल लेते हैं, फोन चला लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों यारों से। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब होता रहेगा। आगने वाले टाइम में आप जब अच्छा कॉलेज मिलेगा तो और भी दोस्त बनेंगे, और भी अच्छी लाइफ होगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें लाइफ टाइम चलती रहेंगी। अभी कुछ टाइम ऐसा है कि भाई आप इस पर अच्छे से फोकस कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, और आपके मनपसंद कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है ना, तो लाइफ सेट है, ठीक है।
अब आते हैं बच्चों हम अपने मेन हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। कहाँ आते हैं? मेन हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर आते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या इसमें मिलने वाला है आपको। एक और चीज मैं बता दूं, हिस्ट्री के अंदर क्या है बच्चों, हिस्ट्री के अंदर आपका कवर होने वाला है तीनों चीजें। कौन कौन सी तीनों चीजें? आपका एंशियंट, ठीक है, आपका एंशियंट हिस्ट्री कवर होगा। दूसरा आपका होगा मेडिवल, मेडिवल हिस्ट्री। दूसरा फिर होगा आपका कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तीनों चीजें इसमें कवर होने वाली हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी से हटा दिए गए थे, लेकिन इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। सीयूटी क्लियर करने के लिए आपको वो चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। देखते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से। इसमें क्या है? यूनिट वन। यूनिट वन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों? यूनिट वन में कह रहा है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट साइट हरप्पन आर्कियोलॉजी। ये हरप्पन साइट्स की बात कर रहा है। इसमें हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपके, वो पढ़ने हैं अर्ली अर्बनाइजेशन, अर्ली अर्बन सेंटर्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड साइट्स एक्सेट्रा। ठीक, वहीं आती है आपकी यूनिट टू, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। मॉडर्न टू द गुप्ता पीरियड पढ़ना है हमें, इंस्क्रिप्शंस एंड द डेसिफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड द गुप्ता पीरियड। ये तीन टॉपिक हम यूनिट टू में कवर करेंगे आपके। फिर आता है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। इसमें कवर करेंगे हम इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग कास्ट, क्लास, किंगशिप एंड जेंडर, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशंस ऑफ द महाभारत। ठीक है, किंगशिप और कास्ट क्लास वाला जो आपका चैप्टर रहेगा उसमें से हम इस चीज को कवर करने वाले हैं। फिर आता है आपका यूनिट फोर, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम वैदिक रिलीजन की बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे, वैष्णविज्म की बात करेंगे, सेविज्म की बात करेंगे। फोकस ऑन बुद्धिज्म एंड सांची स्तूपा पर भी हम फोकस करेंगे। ये पॉइंट्स हम किसमें कवर करने वाले हैं? आपके यूनिट फोर में आपके कवर करने वाले हैं। फिर आता है आपका यूनिट फाइव, मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स। मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स मतलब ये कहाँ से आपका, ये मेडिवल हिस्ट्री से आपका कवर हो जाता है। ये आपके कहाँ से हैं? ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री में से हैं। ट्रेवलर अकाउंट्स, where they traveled, why they traveled, what they rode, and from where they rode, from Albuquerque, Ibn Battuta, Bernier। ठीक है, कहाँ से उन्होंने ट्रेवल करना शुरू करा, कहाँ तक करा, क्या क्या चीजें कवर करी, वो क्या कहते थे किसी साइट्स को लेकर, सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इब्न बतूता, अल-बुरूनी, हम इन सब लोगों के बारे में इस टॉपिक में कवर करेंगे। किसमें? मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स। फिर आता है आपका बच्चों यूनिट नंबर 7, न्यू आर्किटेक्चर हम्पी। इसमें क्या करेंगे? न्यू बिल्डिंग ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, टेम्पल्स, फोर्ट्स, इरिगेशन फैसिलिटी। इसमें हम विजयनगर के जितनी भी न्यू बिल्डिंग्स थी, जैसे कि आप टेम्पल्स की बात कर लो, आप फोर्ट्स की बात कर लो, वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटीज की बात कर लो, हम ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। न्यू आर्किटेक्चर एमपी में कवर करने वाले हैं। दूसरा हम कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, अकाउंट ऑफ हाउ एमपी वाज फाउंड एंड बिल्डिंग एट एमपी। इसमें साथ साथ क्या कवर करेंगे कि भाई वहाँ के आर्किटेक्चर और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रिलेशन था, कि भाई कैसे वो उसको डिजाइन करते थे, कैसे बनाते थे। प्लस क्या करेंगे? स्टोरी ऑफ डिस्कवरी अकाउंट, हाउ एमपी वाज फाउंड, एमपी को कैसे ढूंढा गया, कैसे फाउंड करा गया। ठीक, और बिल्डिंग्स ऑफ एमपी के बारे में हम इसमें कवर करेंगे। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 8, एग्रीगेरियन रिलेशंस, द एन ए अकबरी, स्ट्रक्चर ऑफ अरेबियन रिलेशन इन द 16th एंड 17th सेंचुरी। अरेबियन रिलेशंस, अरेबियंस के साथ कैसा रिलेशन था, कैसा हमारा व्यापार था, वो सारी चीजें हम 16th एंड 17th सेंचुरी के अंदर वो सारी चीजें कैसी थी, कैसे हम व्यापार करते थे, कैसा रिलेशन था उनके और हमारे बीच, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका पैटर्न्स ऑफ चेंज ओवर द पीरियड एंड द कंप्लेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ एन ए अकबरी। ठीक है, एन ए अकबरी की भी हम इसमें बात करने वाले हैं। सारी ये दोनों टॉपिक इसमें कवर करेंगे हम आपके एग्रीगेरियन रिलेशन द एन ए अकबरी में कवर करेंगे। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 9। अब यूनिट नंबर 9 कौन सी? ये यूनिट नंबर 9 वो है जो आपके सिलेबस से हटा दी गई थी, लेकिन अब क्या है, अब आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? सीयूईटी क्लियर करने के लिए आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी। और है कौन सी यूनिट नंबर 9? वो है द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। ठीक है, यानी कि मुगल एम्पायर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री 15-17 सेंचुरी की, मुगल कोर्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में से
बच्चों क्या करा गया था, एनसीईआरटी में से हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन किसमें आ रहा है ये सीयूईटी में आपका आ रहा है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसका पूरा अच्छे से डिटेल हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपने 12th में नहीं पढ़ा वो तो शायद हो सकता है इसकी प्रॉपर जानकारी आपको ना हो, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से आपको उसको कवर कराएंगे। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 10, जिसमें कि हम कवर करते हैं यहाँ पे कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, लाइफ ऑफ जमींदार, पीजेंट एंड आर्टिसंस, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसी लाइफ थी, कैसे इनका सारा सिस्टम चलता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, रेवेन्यू सेटलमेंट एंड सर्वे, फिफ्थ रिपोर्ट, अकाउंट ऑफ फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन एंड टेक्कन राइट्स ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यहाँ से शुरू होने वाला है बच्चों हमारा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर आता है आपका रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, द इवेंट्स ऑफ 1857 एंड 58, इसमें रिवोल्ट्स वगैरह जो हुए थे हमारे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे हाउ दीज इवेंट्स वर रिकॉर्डेड एंड नरेटेड, हाउ द पिक्चर ऑफ 1857 शेप्ड ब्रिटिश ओपिनियन ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, सारी चीजें इसमें जो रिवोल्ट हुआ था, इतना बड़ा रिवोल्ट था, ठीक है, उसके बारे में हम आपको अच्छे से पूरी जानकारी देने वाले हैं, किसके अंदर, यूनिट नंबर 11 के अंदर। अब आता है बच्चों इसमें क्या, इसमें एक और चैप्टर है जो आपके किसमें नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन सीयूईटी में आ रहा है, वो कौन सा है आपका, वो है कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स। ये आपका कहाँ से एनसीईआरटी से हटा दिया गया था, लेकिन सीयूईटी के अंदर आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा था, एनसीईआरटी में बच्चों नहीं था ये चैप्टर, सीयूईटी में आ रहा है, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। टॉपिक्स क्या है इसके अंदर, द ग्रोथ ऑफ मुंबई चेन्नई हिल स्टेशन एंड कैंटोनमेंट्स इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। इसका ग्रोथ पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे ग्रोथ करा इस पीरियड के अंदर, और एक्सर्ट फोटोग्राफर्स एंड पेंटिंग्स, प्लान्स ऑफ सिटीज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फॉर्म टाउन प्लान, रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन सब सिटीज का, कैसे इन्होंने ग्रो करा, कैसे ये जो इंडियन कॉलेज का इंडियन टाउन्स थे वो कैसे ग्रो करते चले गए उस पीरियड में जब हम किसी के गुलाम थे, ठीक है ना। यूनिट 13 में क्या है, यूनिट 13 में कहता है बच्चों महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्पररी आइस, इसमें हम बात करने वाले हैं द नेशनल मूवमेंट 1918 और 1948 के बारे में, ठीक है, जो हमारे मूवमेंट्स हुए थे बाय गांधी जी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गांधीयन एरा के बारे में एक बेसिकली हम बात करेंगे, द नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, महात्मा गांधी इन 1931 राइटिंग स्पीच एंड न्यूज़पेपर, मतलब गांधी जी के बारे में प्रॉपर डिस्कशन होगी, प्रॉपर बताया जाएगा आपको एक गांधीयन एरा कैसा था, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा, इतना बड़ा कि भाई अंग्रेजों को भगाने की वजह सबसे बड़ा हाथ जो था महात्मा गांधी जी का था, तो उस बारे में हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 14, ये भी बच्चों आपका एनसीईआरटी में नहीं था, किसमें नहीं था, ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं था, तो सीयूटी में आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेस, द हिस्ट्री ऑफ 1940s की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 1940s एरा जो ईयर था उसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड पिटीशन पंजाब एंड बंगाल, जो पिटीशन साइन हुआ था, समझ रहे हो, पढ़ा होगा बहुतों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा या हाँ खैर पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी में था ही नहीं, तो ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, तो इसमें हम वो आपका कवर करा देंगे। फिर आता है बच्चों आपका द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट 15 यूनिट, इसमें टोटल मिला के 15 यूनिट्स आ गई आपकी, सबसे लास्ट जो है वो है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे क्या क्या दिक्कतें फेस हुई, कैसे कैसे लोगों ने डिबेट्स करी, क्या क्या चीजें फेस करने को मिली, सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि 15 यूनिट आपकी 15 यूनिट्स हम हिस्ट्री के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग तक बच्चों A to Z हम सब कवर करने वाले हैं। कुछ 2-3 चैप्टर मैंने आपको बताए कि भाई जो एनसीईआरटी में आपको नहीं थे, सीयूईटी में हम आपको वो कवर कराएंगे, ठीक है, ये तो रही यहाँ की बात। अब आते हैं बच्चों, चलो ठीक है, हमने सारी चीजें समझ ली, सीयूईटी क्या है, कैसा पेपर रहेगा, कैसा मतलब हमको पेपर भरना है, क्या क्या डेट्स रहेंगी, हिस्ट्री का सिलेबस भी हमने कवर करा। अब यहाँ पे आता है बच्चों हमारा मिशन, जिस मिशन के लिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, जिस मिशन के लिए एग्जाम पोल आपके लिए ये क्लासेस लेकर आया है, ठीक है, जिस मिशन के लिए एग्जाम पोल इतनी मेहनत कर रहा है, पिछले 2 साल से एग्जाम पोल ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल कर दिए हैं आपको, तो
आज इस बार भी हम पूरा जो मिशन लेके चलते हैं वो अपना 200 से 200 तक का लेके चलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपका, सबसे पहले हम क्या करेंगे पढ़ते टाइम, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी कि भाई पहले तो हम करेंगे अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे कि भाई प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए इसके इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहेगी, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी पे भी हम पूरी नजर रखेंगे, अपने एनसीईआरटी को भूलना नहीं है क्योंकि आपके 12th के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि भाई एनसीईआरटी को छोड़ के या फिर 12th के एग्जाम्स को छोड़ के आप इस पे लगे रहो, ऐसा नहीं है। 12th को भी कवर करना है क्योंकि 12th में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है सीयूईटी के एग्जाम में बैठने के लिए। और जो भी सिलेबस है बच्चों वो आपका एनसीईआरटी से ही है, 12th के एनसीईआरटी से ही, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन साथ के साथ लेके चले, ठीक है। जितना टाइम आप एनसीईआरटी को यानी कि 12th की बुक्स 12th के एग्जाम्स को दे रहे हैं उतना ही आप सीयूटी को भी दीजिए, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद हम करेंगे बच्चों अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट। प्रैक्टिस रहेगी आपकी, प्रैक्टिस प्रॉपर चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले पूरा कवर करा दूंगा उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। हम यूनिट वाइज प्रैक्टिस करते चलेंगे, टॉपिक वाइज भी करते चलेंगे कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, डिटेल नोट्स रहेंगे, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स के थ्रू आपकी रिवीजन रहेगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर आप पर्सनल हमें मैसेज करेंगे या फिर टेलीग्राम पर आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। वहीं आपके रहेंगे बच्चों एमसीक्यू प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ये नहीं है कि आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि भाई 200-300 वर्ड्स के आप उतार दो सारी चीजें जो आपके नॉलेज में, नहीं। आपको एमसीक्यू आएगा, आपको एक क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि भाई सोचते रह जाते हैं कि ये पहले करें वो पहले करें क्या पहले करें, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि भाई दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आंसर सेम लग रहा है, क्या आंसर दे, समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज रहते हैं भाई इस ये दें ये दे ये दे क्या दे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू को समझना कि भाई एक क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा वो घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो उस चीज के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। वहीं आता है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बच्चों जरूर दीजिएगा, मॉक टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये मॉक टेस्ट आपको परफेक्ट बनाएंगे। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये मॉक टेस्ट, ये प्रैक्टिस सेशन जो है आपका प्रॉपर आपको बहुत अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा डेवलप कर देगा, जिससे आप पूरा स्कोर, पूरा अपना मिशन जो है, हमारा मिशन जो है एग्जाम का मिशन जो है वो सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रैक्टिस करना है, डिटेल नोट्स रहेंगे आपके पास, हम प्रोवाइड करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करवाएंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, और करना आपका काम है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लीस्ट बट नॉट द लास्ट की भाई जो है हमारे, अब ठीक है सब पढ़ लिया हमने, सिलेबस समझ लिया, क्या क्या कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे तैयारी करेंगे, सारी चीजें समझ ली। लेकिन एक और चीज समझते हैं कि भाई क्वेश्चन किस बेसिस पे आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को वहां पर मिलेंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, पहला मिलता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, आपने जो चैप्टर में पूरा पढ़ा, एक चैप्टर आपका है अर्पण, अर्पण सिविलाइजेशन अगर है तो आपने उसके बारे में कितना जाना, कितनी आपको नॉलेज है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट बेस पे रहेगा, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। दूसरा आता है आपका केस स्टडी। अब ऐसा मत समझिएगा कि थ्योरी पेपर या फिर 12th के जो एनसीईआरटी के एग्जाम होते हैं, 12th के एग्जाम होते हैं उसी में सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। सीयूईटी के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। कैसे, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको केस स्टडी दे दी जाएगी और आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, उस पर आपको प्रॉपर आंसर देने पड़ेंगे। इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस यहीं पर हम कराने वाले हैं। फिर आता है आपका एंड रिजल्ट बेस्ड एमसीक्यूज। एंड रिजल्ट बेस्ड एमसीक्यूज मतलब कि भाई आपको प्रॉपर पूरा ओवरऑल कितना समझ आया। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो शायद पूरा ढंग से कवर भी ना हो पाए। एक एक यूनिट ही कराना ठीक है, लेकिन जब हम ओवरऑल 15 यूनिट्स कराने के बाद एंड रिजल्ट बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपको पूरे 15 यूनिट्स में से कितना आता है कितना नहीं आता, और आपको कितनी प्रैक्टिस की और ज्यादा जरूरत है, ठीक है। फिर आता है आपका मैप बेस्ड। मैप बेस्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी में पूछा जाता है, यहाँ पे भी पूछा जाता है। क्या होगा, कोई आपको मैप नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इस वहम में मत रहिएगा कि आपको मैप दे दिया जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो क्या करेंगे, आपको एक भाई प्लेस लिख देंगे और पूछ लेंगे कि भाई कौन से सिटी में, कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है,
कि पुराने टाइम में ये प्लेस कहाँ पर था, या पुराने टाइम में इस प्लेस को किस नाम से बुलाया जाता था, वो सारी चीजें बुलाया जाता था। क्या मतलब एक मैप में आपको पूछ लेंगे कि ये किस डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पर था, मान के चलो मोहनजोदारो को पूछ लें ये कहाँ पर था, हड़प्पा का पूछ लें कौन सी साइड थी, कौन सी जगह था, लोकेशन क्या थी, वो सारी चीजें मैप के अकॉर्डिंग, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। चलो जी, ये हुआ आपका कंप्लीट जो मैं आपको समझाना चाहता था वो, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं तो क्या है, जैसे हमने डिस्कस करा कि भाई जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही आपके लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस हैं, इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत सोच समझ से करिएगा। दूसरा क्या है बच्चों, अभी चल रहा है आपका नवंबर, ठीक है, आज से क्लासेस स्टार्ट शुरू हो गई हैं, ये आपकी नॉर्मल जो पूरी मेरे को समझाना था, कॉन्सेप्ट बताना था वो क्लासेस है। कल से हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो आपके पास टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो प्रिपेयर होके बैठिएगा। दूसरा, अभी नवंबर है, नवंबर से हमें जाना है बच्चों मई तक, ठीक है, मई तक जाना है, यानी कि लमसम लमसम 6 महीने हमारे पास आराम से अभी पड़े हुए। तो इन 6 महीने के अंदर बच्चों हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जब हम एग्जाम में बैठे ना, तो सामने हमारे क्वेश्चन हो और आंसर हमारे दिमाग में, ऐसा हमें अपने आप को डेवलप करके वहां पे लेकर जाना है, ऐसी हमें अपनी माइंड ग्रोथ करनी है, ठीक है। इन 6-7 महीने के अंदर, 5-6 महीने के अंदर जो भी है, हमें आपको प्रॉपर पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज A to Z डिटेल में आपकी लेकर चलेंगे, जिससे कि एक भी बच्चा अपना ड्रीम कॉलेज पाने से पीछे ना रह जाए। ये एग्जाम पोल का सपना है, एग्जाम पोल की मेहनत है और एग्जाम पोल का ड्रीम है, ये आपको अचीव करवाना, ठीक है ना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सोच के चलें कि ठीक है अभी तो हम 12th का पढ़ लेते हैं, फिर मार्च के बाद जब पेपर वेपर हो जाएंगे, अपना क्लियर हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है, तब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो फैब से लेके मार्च के बीच में आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, किसके 12th के एग्जाम होंगे, ठीक है, कुछ के एक्सटेंड भी हो जाते हैं, चलो ठीक है, हम इतना मान के चलते हैं। बट क्या है कि भाई अगर आप मार्च तक का वेट करेंगे कि भाई 12th के पेपर खत्म होंगे फिर मैं सीयूईटी का पढ़ने बैठूंगा, तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। कोशिश ये करिएगा कि अभी से नवंबर से ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है बच्चों वो एनसीईआरटी से ही है, वो कहीं बाहर से नहीं आया हुआ। टॉपिक्स हम एनसीईआरटी वाले ही कवर करने वाले हैं। कुछ टॉपिक जो 3 यूनिट मैंने आपको बताई वो ऐसी हैं कि भाई पहले एनसीईआरटी में नहीं थी, लेकिन सीयूईटी में वो चीज आ रही है, तो हम उसको सबको डिटेल में कवर करके चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई मार्च का वेट मत करिए, नवंबर से ही, अभी से ही, आज से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कल से हम आपकी प्रॉपर यूनिट वाइज क्लास शुरू करने वाले हैं, टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे धीरे धीरे जैसे यूनिट कंप्लीट होती चली जाएंगी। प्लस और एक चीज, डेट्स मत भूलिएगा, फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, सारी चीजें ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इसका हमेशा याद रखिए, 6 महीने का हमारे पास टाइम है, तो 6 महीने में कैसे कैसे आपकी टाइम मैनेजमेंट रहता है घर पे, उसको भी थोड़ा सुधारिएगा, ठीक है। ये नहीं कि भाई ज्यादा ध्यान उसमें दे रहे हैं खेलने में, नहीं, इन चीजों पर खास ध्यान दें। सारी चीजें मैंने आपकी जो है कवर करवा दी हैं इसके अंदर, ठीक है। एक बार शॉर्ट में फिर दे देता हूँ मैं आपको कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको 12th पास होना चाहिए, 12th क्लियर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो कॉलेज क्राइटेरिया है वो आप एक बार देख लीजिएगा, कौन सा कॉलेज कितनी परसेंटाइल मांग रहा है आपसे, उस बेसिस पे जिस कॉलेज में आपको जाना है, जो कॉलेज आपको ज्यादा पसंद है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि भाई कौन सा कॉलेज कितनी परसेंटाइल मांग रहा है। लेकिन और हाँ, अगर जैसे आपकी फ्री क्लासेस भी चलेंगी तो उसमें भी हो सकता है मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कौन सा कॉलेज आपको कौन सी परसेंटाइल मांग रहा है, क्राइटेरिया रहने वाला है उस कॉलेज में। फिर आगे आपको चलते हैं, भैया आपका जो कंडक्ट कराता है, एनटीए कराता है, मार्किंग स्कीम का खास ध्यान रखिएगा। गलत क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको जो सही क्वेश्चन में 5 नंबर मिले हैं उसमें से एक डिडक्ट हो जाएगा, गलत का तो 5 जाएगा ही जाएगा, सही का 5 में से एक और चला जाएगा, यानी कि टोटल आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे सही क्वेश्चन में, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। फिर डेट्स याद रखिएगा, मई 21 to 31 हमारा एग्जाम है। फॉर्म फिल होंगे हमारे 9 से 30 फरवरी तक, 30 मार्च तक, 9 फरवरी से 30 मार्च तक भर दीजिएगा आप। 9 से लेके 9 फरवरी के अंदर आप भर दीजिए, क्लियर आप फ्री हो जाएंगे फॉर्म भर के। इसका वेट मत करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इशू हो जाता है लास्ट मोमेंट पर। फिर क्या है आपका करेक्शन डेट, आपको पता चल गया, अगर गलती से कोई करेक्शन एरर हो भी जाता है तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिटी आपको बता दी जाएगी 14 मई को, वहीं आपको ये भी बता दिया जाएगा कि भाई आपका डेट क्या है एग्जाम की, वो भी बता दी जाएगी, तो 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
ये आपके सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करनी है लैंग्वेज। ये आपकी मेन डोमेन के सब्जेक्ट है। पूरा जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, सॉरी जो क्राइटेरिया पैटर्न है जो आपका ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, तो उसमें सारी चीजें आपको प्रॉपर मिलेंगी। ये थोड़ी बहुत मैंने लिख रखी है व्यू, शॉर्ट व्यू के लिए। ये आपका 8 डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं, पूरे मैंने नहीं लिखे, लेकिन थोड़े जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने लिख दिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। आगे देखे तो मैंने हिस्ट्री का बता दिया। जनरल अवेयरनेस में 15.8 की परसेंटाइल आएगी आपकी। 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर। वहीं आपका मेन डोमेन में तीनों चीजें हम कवर करेंगे आपकी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 में से। 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ये आपका मैंने सारा बता दिया कि भाई हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। फिर देखते हैं हम आपका मिशन जो है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे हम आपकी क्लास के अंदर, एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवाएंगे, फिर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे हम अपने, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। यूनिट कंप्लीट करी, प्रैक्टिस कर ली, कोई टॉपिक करा उसके ऊपर टेस्ट ले लिया, तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। वो सारा धीरे धीरे से आप करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट कर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एग्जाम्पल आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, जो आपको देने ही देने हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उनसे। ठीक, फिर आपके क्वेश्चंस बता दिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन और मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैप बेस्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, मैप नहीं देंगे आपको, आपको कोई प्लेस बता दी जाएगी, लिख दी जाएगी और आपको लोकेशन बतानी होगी, ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको आएंगे। केस स्टडी सिर्फ थ्योरी में नहीं आता, केस स्टडीज में भी आता है। पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, या फिर केस स्टडी दे दी जाएगी प्रॉपर, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, ये था आज का सेशन, जिसमें आपको हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि भाई आप हमारे साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे। एग्जाम पोल की जो मिशन है, एग्जाम पोल का जो भाई ड्रीम है, आप उसमें बहुत अच्छे से खरे उतरेंगे। ठीक है, हमारा भी ड्रीम ये है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले। हम भी उसी अकॉर्डिंग पूरी मेहनत करने वाले हैं, आपके साथ बने रहने वाले हैं। और रेगुलर जरूर रहना, एक भी क्लास मिस मत करना। जहाँ पे आपने क्लास मिस करी, चलो ठीक है, अगर बाई चांस हो जाती है तो ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। लेकिन जो लाइव क्लास में आप देखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, वो आप रिकॉर्डेड क्लास में उतना इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। करते हैं सेशन को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नई टॉपिक के साथ। कल से हमारी प्रॉपर क्लास, प्रॉपर टॉपिक के साथ आपकी क्लास यूनिट 1 से स्टार्ट होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।